इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उन सारे पार्टिसिपेंट को दिखाया जाता है जो कि सीक्रेट रिलम में जाते हैं, वे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं। वो सारे लोग हमारे सेक्ट लीडर के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर आने के बाद जो सेक्ट लीडर है वो उन लोगों से कहती है कि तुम इस कंपटीशन में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें सीक्रेट रिलम के अंदर जो सिचुएशन है उसे एक्सप्लेन करूंगी। उस सीक्रेट रिलम को हेवन स्टॉर्म कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर काफी पावरफुल कल्टिवेटर ने ट्रांसेंडेंट स्टेज के ऊपर रहते हुए वहाँ पर कल्टीवेशन की थी, लेकिन वो हेवन ट्रिबुलेशन के सामने नहीं टिक पाया, वो मारा गया। लेकिन उसके मरने के बावजूद भी उसके अंदर जो डार्क एनर्जी थी वो वहीं पर ही फैल गई, जिसके वजह से वहां पर सीक्रेट रिलम फॉर्म हुआ। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए तुम इस प्राइमरी राउंड को कभी भी हल्के में मत लेना। इस समय साउथर्न रीजन का ये एलिमेंटरी राउंड है। ये साउथर्न रीजन काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर चारों तरफ जंगल और काफी बड़ा समुद्र है, और समुद्र के एक कोने पर ये साउथर्न रीजन है। इस साउथर्न रीजन के अंदर जो 36 सेक्ट है, उसके अंदर जो जोआनजेन सेक्ट है वो 19 रैंक पर आता है। जो स्पिरिट बीस्ट सेक्ट है वो 10th रैंक पर आता है। जो हाउटियन सेक्ट है वो 3rd रैंक पर आता है। और यहाँ तक कि यहाँ पर एक शॉर्ट डाउ सेक्ट भी और साथ ही में जो जोआनजेन सेक्ट है वो भी है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली ये बात है कि जो साउथर्न रीजन के 4 सबसे बड़े जीनियसेस है वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जो जोआंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कुछ समझ नहीं पाता कि तभी जोआंग का सीनियर होता है, वो हमारे जोआंग को उन 4 जीनियसेस के बारे में बताने लगता है। सबसे पहले आता है जी जियांग जो कि शॉर्ट डाउ सेक्ट से आता है। दूसरा आता है जियांग मिंगयोन जो कि जोआनजिन सेक्ट से आता है। तीसरा आता है युआन तियानजेंग जो कि हाउटियन सेक्ट से आता है। और जो युआन तियानजेंग है वो डाइटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है। और बाकी के बचे हुए जो 3 लोग है वो कब के अपने बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पर पहुंच चुके हैं। स्पेशली जो जॉन वूज है उसने कब का ही अपने बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के मिडल पर पहुंच चुका है। ये सुनने के बाद जोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अपने मन में कहता है कि जब मैं एंशिएंट ब्लैक फ्यूनिक्स के साथ लड़ाई कर रहा था तब मैं उसे अपने सिस्टम के मदद से और कुछ पोर्शंस के मदद से काफी मुश्किल से हरा पाया। अगर मैं अपने ट्रेनिंग पर फोकस नहीं करूंगा तो जो बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के लोग हैं उन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन इस बात से हमारी लिटिल मून भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, इसीलिए वो चिल्लाते हुए सेक्ट लीडर से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहीं पर ही हार जाऊंगी, क्योंकि हमारी जो लिटिल मून है वो अभी क्यूआई रिफाइनिंग के 9th लेवल पर होती है। ये सुनने के बाद हमारे जो सेक्ट की लीडर है वो अपने मन में कहती है कि उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो काफी ज्यादा अजीब है। हालांकि उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो लेट गोल्डन कोर स्टेज जितनी है, लेकिन उसके लिए क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज से ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ये सब सोचने के बाद जो सेक्ट लीडर होते हैं वहां जोंग से कहती है कि जोंग जो कि तुम अपनी बॉडी रिफाइनिंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करते हो, इसीलिए क्या तुम लिटिल मून को भी कोई गाइडेंस देते हुए उसका भी कुछ मदद कर सकते हो। अगर तुमने लिटिल मून को गाइड किया तो सीक्रेट रिलम में तुम्हें काफी ज्यादा आसानी होगी। ये सुनने के बाद जोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें लिटिल मून के रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे जो लिटिल मून है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते है और हमारे जोंग से कहती है कि जल्दी से मुझे तुम जो बॉडी ट्रेनिंग करती हो या फिर तुम्हारे जो टेक्निक्स है उन्हें मुझे सिखाओ, इतना भी कंजूस मत बनो, जल्दी से मुझे अपनी टेक्निक सिखाओ। लिटिल मून की ये सारी बातें सुनने के बाद जोंग अपने मन में ये कहने लगता है कि जो सिस्टम ने मुझे टेक्निक्स दी है क्या वो दूसरों के ऊपर भी काम कर सकती है। जोंग ये सब सोच रहा होता है कि तभी सिस्टम को उसे नोटिफिकेशन आता है कि अगर तुम्हें अपनी टेक्निक्स किसी और को सिखानी है तो उसे अपना डिसाइपल बनाना होगा, और तुम्हारे बीच में और तुम्हारे डिसाइपल के बीच में जो बॉन्ड जितना ज्यादा गहरा होगा उतने हायर लेवल के मूव्स तुम उसे काफी आसानी से सिखा पाओगे, जिसके वजह से तुम्हारे डिसाइपल की जो मसल कल्टीवेशन है उसे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद जोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लिटिल मून से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी टेक्निक सीखनी है तो तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना होगा। जोंग की ये बात सुनने के बाद लिटिल मून एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए जोंग से कहती कि क्या मैं तुम्हारी डिसाइपल बनूं, लेकिन मैं तो तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ। ये सुनने के बाद जोंग लिटिल मून से कहता है कि तो फिर ठीक है, हम उन चीजों को अलग रखेंगे। जब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ तब तुम मेरे डिसाइपल बनोगे, और जब मैं तुम्हें नहीं सिखा रहा होता तब तुम मेरी सीनियर सिस्टर बन के रहोगी। ये सुनने के बाद जो लिटिल मून है कुछ देर के लिए कुछ सोचने लगती है और आखिरकार हमारे जोंग की डिसाइपल बनने के लिए वो मान जाती है। और जैसे लिटिल मून हमारे जोंग की डिसाइपल बन जाती है वैसे सिस्टम का हमारे जोंग को नोटिफिकेशन आता है कि जो मास्टर डिसाइपल का बॉन्ड था वो सक्सेसफुली बन चुका है, बॉन्ड वैल्यू 3 स्टार है। उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमारा जो जोंग है वो लिटिल मून को अपनी टेक्निक यानी कि अपनी एक्सरसाइज सिखाना शुरू कर देता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद या फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोंग अपने रेसिडेंस में वापस आ जाता है और अपने सिस्टम की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने लिटिल मून को एक एक्सरसाइज सिखा दी, अब मुझे अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। इतना कहने के बाद वो सिस्टम में कई सारे मूव्स को देखता है जिन्हें के अनलॉक करने के लिए उसे कम से कम काफी ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत होती है। लेकिन उन मूव्स को देखने के बाद वो कहता है कि अगर मैंने इन मूव्स को सीखा तो मेरी जो फिजिकल बॉडी
बॉडी और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही में उसने अगर नए मूव्स को सीखा तो इस कंपटीशन में उसे काफी ज्यादा अपर हैंड मिलेगा। इतना सोचने के बाद वो कॉम्बैट मूव्स को अनलॉक करते हुए उसकी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। उन मूव्स को अनलॉक करने के बाद हमारा जो जोंग है वो ब्लैक फिनिक्स के साथ लगातार अपनी ट्रेनिंग में जुटा रहता है। और इसी तरह से 2 महीने गुजर जाते। अब वो दिन आ जाता है जहाँ पर जो अंटियन ग्रैंड सेरेमनी का प्राइमरी राउंड और साथ ही में जो टॉम्ब और साथ ही में जो सीक्रेट रिलम है वो ओपन होने का दिन आ जाता है। फिर हमें एक लीडर को दिखाया जाता है जो कि उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले उन टीम को लीड करने वाली होती है। इसीलिए उन सारे लोगों से कहती है कि इस कंपटीशन में मैं तुम्हें लीड करूंगी, इसीलिए जल्द से जल्द तुम लोग इस टेलीपोर्टेशन अरे में कदम लो। लेकिन तभी जो सेक लीडर है वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि हमारा जो जोंग है वो ब्लैक फिनिक्स अपने साथ लेकर आया होता है। उसे देखने के बाद जो सेक लीडर है वो पूरा सदमे में जाते हुए हमारा जोंग से कहती है कि आखिर कब से एक चिकन हमारी टीम में शामिल हो गए। सुनने के बाद जो जोंग है वो सेक लीडर से कहता है कि ये मेरा बैटल पेट है, जो कि कंपटीशन में बैटल पेट को लाना मना नहीं, इसीलिए मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और साथ ही में जो जोंग है वो अपने मन में कहता है कि प्रैक्टिस करते समय ये जो मुर्गा है उसने मेरे से 2 महीने तक लगातार भीख मांगी कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। और साथ ही में हमें मुर्गे को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में ये सोच रहा होता है कि सीक्रेट रिलम के अंदर मुझे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जिसके वजह से मैं अपनी स्ट्रेंथ को फिर से वापस पा सकता हूँ। फिर जो जोंग है वो कहता है कि चलो ज्यादा समय को ना गवाते हुए चलो चलते। इतना कहने के साथ ही वो टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर वो लोग उस टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए किसी और जगह पर आते हैं, लेकिन वहां पर आने के बाद जब जोंग सामने की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने की ओर काफी सारे लोग होते हैं। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी हमारे जोंग को कोई चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारा इंतजार काफी समय से कर रही थी, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उस आवाज को सुनने के बाद हमारा जोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जल्दी से इधर उधर देखते हुए कहता है कि आखिर कौन है, कौन मुझसे बात कर रहा है। जोंग के इतना कहने के बावजूद भी वो आवाज बंद नहीं होती, बल्कि वो हमारे जोंग से कही थी कि इस बार सीक्रेट रिलम के अंदर मैं तुमसे कुछ न कुछ जरूर सीख लूंगी। ये सुनने के बाद जोंग उस आवाज से कहता है कि इधर उधर से मेरे कानों में बात करना बंद करो, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, आखिर तुम कौन हो। लेकिन तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी हाइट काफी ज्यादा कम होती है, जिसके वजह से हमारे जोंग उसे देख नहीं पाता और वो हमारे जोंग के सामने खड़े होते और वही हमारे जोंग से बात कर रही होती है। उस लड़की की इतनी छोटी हाइट देखने के बाद हमारा जोंग पूरा सदमे में चला जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर किसी की हाइट इतनी ज्यादा कम कैसे हो सकती है। फिर वो लड़के वहां से जाते हुए हमारे जोंग से कहती है कि मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान रखूंगी, इसलिए मुझे डिसअपॉइंट मत करना। इतना कहने के बाद वो लड़के वहां से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी बड़े सदमे में होता है, क्योंकि वो उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता था। इसलिए वो कहता है कि आखिर लड़की कौन है, कितनी ज्यादा अजीब थी। लेकिन तभी वहां पर खड़े हुए काफी सारे लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं जरा उधर की तरफ देखो। ये आवाज सुनने के बाद हमारा जोंग भी काफी ज्यादा क्यूरियस होते हुए पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो वहां पर उस टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए जो शॉर्ट डाउ के लोग हैं वो बाहर निकलते हैं। और साथ ही में उसी टेलीपोर्टेशन से जो जोआनजिन सेक्ट है उसके फेरिस भी बाहर निकलते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। लेकिन एक सेट से इतने सारे लोगों को आता हुआ देखकर हमारा जोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर एक ही सेट से इतने सारे लोग कैसे आ सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारे सेट की लीडर हमारे जोंग से कहती है कि जो छोटे मोटे सेक्ट होते हैं उनके लिए इस कंपटीशन में सिर्फ एक ही स्पॉट है, लेकिन जो टॉप के 36 सेट है उनमें से हर एक सेट को 2 स्पॉट दिए जाते हैं। हालांकि जो टॉप 4 यानी कि 4 मेजर सेक्ट है उनके पास 3 और जो मेजर क्लास है उनके पास 4 जगह है। लेकिन तभी वहां पर उस कंपटीशन के एग्जामिनर आते हैं, जिसे कि हमने इससे पहले भी देखा है। फिर वो एग्जामिनर वहां पर खड़े हुए लोगों से कहते हैं कि मैं इस कंपटीशन के एग्जामिनर हूँ, इसीलिए इस प्राइमरी राउंड के जो रूल्स है वो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। इस बार सीक्रेट रिलम के अंदर जिसकी कल्टीवेशन बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज से कम है और जिसके पास वो जेड टोकन है वो इस सीक्रेट रिलम के अंदर एंटर कर सकता है। और जो जेड टोकन है वो अपने होस्ट को काफी ज्यादा पावरफुल हमले से एक बार बचा सकता है, लेकिन एक बार जब उस जेड टोकन को इस्तेमाल कर लिया जाएगा तब वो जेड टोकन टूट जाएगा। और एक बार जब वो जेड टोकन टूट जाएगा तो उस पर्सन को हारा हुआ मान लिया जाएगा और उसे सीक्रेट रिलम के अंदर से बाहर फेंक दिया जाएगा। सीक्रेट रिलम के अंदर तुम्हें काफी सारे ट्रेजर्स और काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, स्पेशली दाव फायर जो कि दाव ऑरा से तैयार हुई है। अगर तुमने उस फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया वो सिर्फ अपने कल्टीवेशन को ही नहीं बढ़ाएगी बल्कि जो दाव के प्रिंसिपल्स है उन्हें भी समझने में मदद करेगी। और एक बार अगर वो दाव प्रिंसिपल तुमने जिस टेक्निक में महारत हासिल की है उसे जुड़ गया तो ये तुम्हारे लिए सोने पे सुहागा होगा। लेकिन हेवनली टॉम के अंदर जो दाव फायर है वो लिमिटेड है। जो कोई भी टॉप 5 कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा दाव फायर को कलेक्ट करेगा वो इस कंपटीशन में यानी कि प्राइमरी राउंड में आगे बढ़ेंगे। लेकिन
लेकिन जो कोई भी दाव फायर को कलेक्ट नहीं कर पाएगा वो अपने आप को डिस्करेज मत करिए। अगर तुमने इस सीक्रेट रिलम के अंदर कोई अच्छा सा ट्रेजर या फिर किसी की इनहेरिटेंस पाली तब भी ये तुम्हारी जर्नी में काफी ज्यादा मदद करेगी। फिर एग्जामिनर उन सारे लोगों को टेलीपोर्टेशन गेट की तरफ इशारा करते हैं, उन सारे लोगों से कहती है कि एक एक करके आप लोग इसके अंदर जा सकते हैं। जब आप एक बार इसके अंदर जाएंगे तो आपको रेंडमली किसी भी जगह पर टेलीपोर्टेट किया जाएगा। ये सुनने के साथ ही बाकी के जो सेट के लोग हैं वो एक एक करके अंदर जाने लगते और हमारे सेक्स से हमारा जोंग अपने सारे साथियों से कहता है कि मैं सबसे पहले अंदर जाऊंगा। ये सुनने के बाद हमारा जोंग का जो सीनियर उसे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना। ये सुनने के साथ ही हमारा जोंग उस टेलीपोर्टेशन गेट से अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो इधर उधर देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये सीक्रेट रिलम है। लेकिन तभी हमारा जोंग की नजर हवा में उड़ते हुए दो ग्रिफिन्स के ऊपर पड़ जाते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा जोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी हमें उन ग्रिफिन्स के ऊपर दो डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक डिसाइपल हमारे जोंग की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आज का दिन मेरे लिए कितना ज्यादा लकी है। सबसे पहले मुझे मेरे सेट का मेरा साथी मिल गया और अब देखो मेरे लिए एक अपोनेंट भी चलते हुए मेरे पास आ गया। उन दोनों को एक साथ देखने के बाद हमारा जोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि जो टेलीपोर्टेशन है वो हर एक डिसाइपल को अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, तो फिर तुमने अपने साथी को इतने जल्दी कैसे ढूंढ लिया। ये सुनने के बाद वो डिसाइपल हमारा जोंग से कहता है कि हम लोग स्पिरिट बीस्ट सेक्ट के डिसाइपल्स है। हम लोग जिस डीमन बीस्ट को टेम करते हैं वो अपने साथी की खुशबू कई हजारों मील दूर से भी सूंघ लेते हैं। इस बार हमारा लक काफी ज्यादा अच्छा था क्योंकि हम लोग कुछ ज्यादा दूर टेलीपोर्ट नहीं हुए थे। लेकिन तुम्हारी टीम को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी एक बीस्ट टेमर हो। इतना कहने के साथ ही वो हमारा मुर्गा अन्ना की तरफ देखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर हमारा मुर्गा अन्ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन वो आदमी वहीं पर ही रुकता, वह हमारे मुर्गे अन्ना का और हमारे जोंग का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है। फिर वो 20 सेट का डिसाइपल हमारे जोंग से कहता है कि हम टॉप 10 सेक्ट में से एक सेट के डिसाइपल है। हम लोग जितने ज्यादा सीक्रेट रिलम के अंदर लोग हैं उन्हें हराते जाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारे जीतने के जो चांसेस है वो बढ़ते जाएंगे। इतना कहने के साथ ही वो अपने ग्रिफिन का इस्तेमाल करते हुए हमारे जोंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन हमारे मुर्गा अन्ना का उसने कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा लिया था, इसलिए हमारा मुर्गा अन्ना काफी तेजी के साथ जाते हुए उस ग्रिफिन के ऊपर हमला करते हुए उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। हमारे मुर्गा अन्ना की ताकत देखने के बाद वो जो स्पिरिट बीस्ट सेट के डिसाइपल्स होते हैं उनके गोटे मुंह में आ जाते हैं। तभी हमें टेलीपोर्टेशन गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्पिरिट बीस्ट सेट के जो डिसाइपल्स है वो आकर नीचे गिर जाते हैं। यानी कि हमारे मुर्गा अन्ना ने उन्हें हरा दिया और उनके पास जो जेट टोकन है उसे भी तोड़ दिया है, जिसके वजह से वो इस राउंड से एलिमिनेट हो जाते हैं। उन्हें बाहर गिरता हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी लोग हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इतनी जल्दी टॉप 10 सेट में से एक सेट के डिसाइपल्स बाहर भी आ गए। और जो एग्जामिनर होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो प्राइमरी राउंड है वो पहले से कुछ ज्यादा ही इंटेंस है। ये सुनने के बाद हमारा जोंग का जो सीनियर होता है वो अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज्यादा सावधानी से काम करना होगा।